आपकी लक्ष्मीकांत की किताब में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी इम्पीचमेंट होता है, लेकिन ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ना, ये केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल प्रेसिडेंट के लिए होता है, ओनली ऑफ प्रेसिडेंट। होगा क्यों? अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, क्या है, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिसका वायलेशन किया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर चीज को ना पास होना पड़ेगा, पारित होना पड़ेगा। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसको पास होने के लिए आपको दोनों सदनों की मेजॉरिटी चाहिए। अब वो मेजॉरिटी होती कौन सी है? स्पेशल मेजॉरिटी होती है ना, वो तो केवल 1/4 मेंबर्स, तो केवल, तो पहले जिस भी सदन में शुरू होने वाली है सुनवाई, उसके सुनवाई से पहले 1/4 मेंबर्स को साइन करके देना पड़ता है कि हाँ हम सुनवाई करना चाहते हैं। अगर वो मिनिमम 1/4 भी तैयार नहीं है ना, तो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू ही नहीं होगी। तो शुरुआत करने के लिए, सिर्फ रजिस्टर करने के लिए कि ये सुनवाई पार्लियामेंट में इस दिन होनी है, 14 दिन बाद, ये सुनवाई शुरू करने के लिए आपको 1/4 मेंबर्स की सहमति लगती है। कितने की? 1/4 मेंबर्स। जिस भी हाउस में 1/4 मेंबर्स की सहमति हो गई, 1/4 मेंबर्स, 545 का 1/4 कितना होगा? एक 130 मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो उतने मेंबर्स साइन करके पहले देंगे, फिर जिस हाउस में वो सिग्नेचर होके गया है, उस हाउस के लोग जो इल्जाम लगे हैं प्रेसिडेंट पे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर क्या होगा? इल्जामों की जांच होगी, चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन वैलिड पाया गया तो वोटिंग होगी। उस वोटिंग में कितनी मेजोरिटी लगती है आपको? 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस ना, 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी ऑफ हाउस। एक हाउस में पास हो गया, अब दूसरे हाउस में जाएगा और दूसरे हाउस में भी 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी से पास होगा। जैसे ही ये बिल पास हो जाता है, उसी क्षण, दैट वेरी मोमेंट, उसी इंसिडेंट पे क्या हो जाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए, रिमूव हो गए, हट गए। ठीक है, आज तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। ये 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है। क्लियर है इतना? किसका? प्रेसिडेंट का ओथ स्पीकर करवाते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट होते हैं, अब पार्लियामेंट की तरफ आते हैं। पार्लियामेंट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं पार्लियामेंट के हमारे? एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा, और तीसरा हो गया प्रेसिडेंट खुद। प्रेसिडेंट हिस्सा होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। लेकिन इन दोनों में बैठते नहीं है, बस पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोसीडिंग्स में। क्यों जरूरत है हमें प्रेसिडेंट की? क्योंकि जो भी कोई भी बिल, कोई भी विधेयक दोनों हाउस में डिस्कस होगा, दोनों हाउस में पास होगा,
पास होने के पास जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब तक प्रेसिडेंट उसको मंजूरी नहीं देते, सिग्नेचर नहीं करते, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता। क्या नहीं बनेगा? बिल एक्ट कब बनेगा? जब वो लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, तब। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको मंजूरी दे दे, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट असेंट। ठीक है, क्लियर है इतना? अब कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसमें हमको सिर्फ लोकसभा की जरूरत होती है, राज्यसभा की नहीं। मतलब राज्यसभा में उस पर डिस्कशन चल सकता है, बातचीत हो सकती है, राज्यसभा चाहे तो कुछ सजेशंस भी दे सकती है ना, लेकिन राज्यसभा में उसके लिए वोटिंग नहीं होती। ऐसे कितने बिल होते हैं? सबसे पहला बिल, वेरी गुड, मनी बिल होता है, या फिर ऐसा कोई भी बिल जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल बिल। अब ये याद करना जरूरी है कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, बताओ। आर्टिकल 110। मनी जैसा दिख रहा है ना, ऐसे जोड़ देना, मनी हो गया 110। ठीक है, मनी बिल। कोई भी साधारण मामला है जिसको हमें पार्लियामेंट से पास कराना है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है कोई भी, ठीक है, साधारण विधेयक है, उसको पास करवाने के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी लगती है। सरल, क्या सरल बहुमत बोलते हैं क्या इसको, है ना? हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो ट्रैफिक वाला बिल हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल बिल क्यों ना हो, मनी बिल का बस एक चीज है, बस उसको पास होने के लिए सिर्फ लोकसभा की मंजूरी काफी है। राज्यसभा में डिस्कशन होता है, वो वोट नहीं कर सकते, और राज्यसभा जो सजेशंस देगा ना, वो भी बाइंडिंग नहीं होते लोकसभा पे। लोकसभा की मर्जी की मान लिया, नहीं माने, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता उस पर। किस पे? मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पे। मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है? 110, ये याद रखना है। और मनी बिल ऐसा बिल होता है जिसे प्रेसिडेंट पहले ही रेकमेंड करके भेजते हैं। हाँ, बजट पूरा मनी बिल है, ठीक है। और एक और ऐसा बिल देखा था ना जिसमें प्रेसिडेंट पहले ही साइन कर देते हैं, देखे थे ना, आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी स्टेट में चेंजेस होते हैं, नया स्टेट आता है, उसमें भी प्रेसिडेंट पहले ही साइन कर देते हैं। क्लियर? बाकी जो जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने वाली बात आई, तो उसमें हमने क्या देखा, एक अलग टाइप की मेजोरिटी लगी ना, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो इसमें आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं लग रही है, इसमें दूसरी प्रकार की मेजोरिटी लग रही है। मान लेते हैं आपको संविधान में बदलाव करने, और वो बदलाव आर्टिकल 2 या 3 के तहत नहीं है, वो बदलाव किसके तहत है? आर्टिकल 368 के अंदर है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, एक बहुत ही रिजिड, और एक बीच में। तो फ्लेक्सिबल में आप कुछ भी बदलाव सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, रिजिड है, कोई भी बदलाव करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है, टोटल मेंबरशिप वाली मेजोरिटी लगती है। हमारा संविधान बीच में है, तो उसमें कुछ चीजें हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, जैसे ये वाले बिल हो गए, है ना। कुछ बिल हम पास कर सकते हैं जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। क्या होती है वो? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टेट्स की भी सहमति लगती है, मिनिमम 50% से एक ज्यादा स्टेट्स, तो मिनिमम 15 स्टेट्स भी उस पर मंजूरी देंगे, तब जाके वो बिल पारित होगा। और ये कौन से बिल होते हैं? जिसमें सेंटर और स्टेट का रिश्ता बदलता है, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप बदलता है, देश का फेडरल नेचर बदलता है। नहीं, जैसे जैसे जब जीएसटी पास हुआ, जीएसटी में दोनों की मंजूरी लगी, है ना, क्योंकि जीएसटी में
वो स्टेट्स के भी सर्विस टैक्सेस को ले रहा था। तो जब आप स्टेट्स के पावर के साथ छेड़छाड़ करते हो, ठीक है, तो स्टेट्स के पास जो पावर्स है, जैसे टैक्सेशन की हो गए, या फिर वो चीजें जो स्टेट्स का फेडरल नेचर चेंज कर रही है, स्टेट्स को सबऑर्डिनेट कर रही है या ज्यादा पावर दे रही है, उस केस में आपको स्टेट्स की भी मंजूरी लगेगी। जैसे जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, तो जो अलग अलग स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, और जो सिंगल स्टेट वाले कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी संस्था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, तो उसमें भी स्टेट्स का रैटिफिकेशन लगना था। हर चीज जो किसी स्टेट से, किसी राज्य से संबंधित है, अगर उसका नेचर चेंज हो रहा है और सेंटर अगर नेचर चेंज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें आपको स्टेट्स का भी 50% मिनिमम 15 स्टेट्स की मंजूरी भी लगेगी उसमें। तो ये 3 तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। कुछ चीजें सिर्फ जैसे जजेस का नंबर बढ़ाना है, कोई बड़ा मामला नहीं, सिंपल मेजोरिटी से बढ़ जाएगा। सैलरी बढ़ानी है, कोई जरूरत नहीं, सिंपल मेजोरिटी से बढ़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं हमको शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 4 में कोई चेंजेस करने, सिंपल मेजोरिटी से होने वाला है। लेकिन मान लेते हैं हमको शेड्यूल्ड एरियाज बढ़ाने, ठीक है, या फिर पंचायती राज में कोई चीज नहीं ऐड करनी है, रिमूव करनी है। चेंजेस कहाँ हो रहे? कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पंचायती राज डोमेन किसका है? स्टेट का। तो अब स्टेट की भी मंजूरी लगेगी। समझे? समझ गए? तो प्रेसिडेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि सिग्नेचर करते हैं, बिना इनके नहीं। सारे काम करता कौन है? प्रेसिडेंट। नाम किसके है? प्रेसिडेंट। करवा कौन रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिना मंत्रिमंडल के इधर इशारा किए प्रेसिडेंट कुछ नहीं करते। ठीक है, तो काम करवाता कौन है? मंत्रिमंडल। नाम किसका हो रहा है? प्रेसिडेंट का। क्या प्रेसिडेंट के पास खुद की बुद्धि लगाने के लिए जगह है? 2 जगह। कल बताइयो ना, जब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, पता नहीं कौन सी पार्टी का कौन सा नेता आ जाए, उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि लगाते हैं ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए। और दूसरा, जब एक सरकार मेजोरिटी लूज कर चुकी है और मान लेते हैं नई सरकार आ रही है, बन रही है, दूसरा ऑपोजिशन बना रहा है गवर्नमेंट, तब प्रेसिडेंट जो जाने वाला है ना, जो जा रहा है, जो हार चुका है, उसकी बात नहीं सुनेगी। वो ये बोलेगा, वो तो यही बोलेगा ना, भाई सरकार क्यों बनाना, नया चुनाव करवा लो, इसको वो कर दो, क्या निलंबित कर दो, सस्पेंड कर दो, डिसॉल्व कर दो, है ना? वो तो यही बोलेगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। 2 जगह बस, बाकी हर बात पे प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस सुनता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो हमारा जो पार्लियामेंट है, उसके कितने कितने सेशंस होते हैं? पार्लियामेंट कितने बार मिलती है काम करने के लिए? 3 बार। ये कहीं मेंशन्ड है कि हमारे संविधान में कि पार्लियामेंट को कितनी बार मिलना चाहिए? हाँ, कहा? नहीं, ये मैंडेट नहीं है। मैंडेट क्या है? 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 2 सेशंस, उससे ज्यादा कितने मिनिमम है ना, उससे ज्यादा कितने हैं ये नहीं बोला है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब जब भी कोई पहला साल का जो पहला सेशन होता है, उसमें प्रेसिडेंट दोनों सदनों को बैठाते हैं और स्पीच देते हैं। स्पीच प्रिपेयर कौन करता है? मंत्रिमंडल। क्या होता है उसमें? मंत्रिमंडल की बढ़ाई। जिस पहला इलेक्शन होके आते हैं नए नए सब कोई, तभी एक स्पीच होती है प्रेसिडेंट की, वो कौन प्रिपेयर करता है? मंत्रिमंडल। प्रेसिडेंट बिना मंत्रिमंडल के चल ही नहीं सकते। ठीक है, वो आंखें हैं प्रेसिडेंट की, मुंह है प्रेसिडेंट का, सारे सेंसेस है प्रेसिडेंट के। कौन? मंत्रिमंडल। बस, वो देखते भी उन्हीं से है, सुनते भी मंत्रिमंडल से है, बोलते भी मंत्रिमंडल का है, चलते भी वैसे ही है। ठीक है, तो सेंसेस कौन हुए प्रेसिडेंट के? मंत्रिमंडल। बिना सेंसेस के कोई आदमी ऑपरेट कर सकता है? हाथ कौन हुए? डायरेक्शन कौन दे रहा है? मंत्रिमंडल। रीढ़ की हड्डी कौन है? मंत्रिमंडल। समझ गए बात? अब क्वेश्चन गलत करके मत आना, क्योंकि इसमें ना घुमाते हैं, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते बिना मंत्रिमंडल की परमिशन के।
अच्छा, जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, छुट्टी चल रही है इनकी, उस टाइम मान लीजिए कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, उस टाइम प्रेसिडेंट क्या पास करवाते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या क्या जोर से? अध्यादेश। किस आर्टिकल के अंदर आता है? 123। गवर्नर का किसके अंदर आता है? तो ऑर्डिनेंस पास करने का पावर दोनों के पास है, गवर्नर के पास भी, प्रेसिडेंट के पास भी है। अच्छा, गवर्नर के पास थोड़ा ज्यादा पावर होता है, क्यों? ऐसे कुछ मामले होते हैं जिसको गवर्नर है तो स्टेट का, चलेगा तो वो भी किसके हिसाब से? मंत्रिमंडल के हिसाब से, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से। पर कभी कभी ना जो गवर्नर होता है, हायर उसको किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एजेंट वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बात वो किसकी सुनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कभी कभी ना वो ना कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ना रख देता है कि इस पे निर्णय स्टेट वाला, राज्य वाला नहीं करेगा, इस पे निर्णय हमारा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के लिए जो कुछ बिल्स रिजर्व कर देता है ना, एक पावर, डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है इसके पास, गवर्नर के पास। अदरवाइज वो भी मजबूर है क्या? मंत्रिमंडल की सलाह के अकॉर्डिंग चलने के लिए। ये दिल्ली में बहुत होता है भिड़ंत, केजरीवाल की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, है ना? इन दोनों में भिड़ंत बहुत होती है। तो फिर उसमें दिल्ली हाई कोर्ट को आना पड़ता है और बताना पड़ता है, बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये वाला जो है ना विधेयक पास करने का, ये लेजिस्लेटिव पावर में आता है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर में क्या होता है? बजट प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट, मतलब रख देते हैं कि ये बजट सेशन है, अब वित्त मंत्री आके सारा काम करेंगे। तो प्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। और क्या फाइनेंशियल पावर होते हैं इनके पास? कंटिजेंसी फंड होता है एक। कंसोलिडेटेड फंड की परमिशन जो है वो लोकसभा के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक बैंक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी मतलब आपातकालीन फंड टाइप का होता है। उसमें कितने पैसे हैं इनके पास? 20,000 करोड़। क्या? हाँ, 20,000 करोड़ बढ़ चुका है। 20,000 करोड़ कोविड के बाद बढ़ गया। अच्छा, नहीं है भाई भरोसा, भाई गूगल कर लो। कंटिन्यू। अरे 30,000 करोड़ हो गया, 20,000 से 30,000 हो गया। हाँ, अभी 30,000 करोड़ हो गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको अपनी मर्जी से खर्चा करोगे, क्योंकि उस पे पैसे वापस रिफिल कहाँ से होंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। पहले 500 करोड़ था, कोविड के पहले ही 500 करोड़ हुआ करता था। ठीक है, हमारे जितने भी आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स है, उसके चीफ कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट हमारे। इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करते हैं? प्रेसिडेंट। खुद से कर सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कहानी। जब 1970s में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर करने के टाइम पे इंदिरा गांधी ने रात में प्रेसिडेंट जी को फोन किया और बोला आपातकाल डिक्लेयर कर दो। आपातकाल डिक्लेयर हो गया और कैबिनेट को, बाकी मंत्रिमंडल को पता ही नहीं है कब हो गया, सवेरे सब खबरों में पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को बदलने के लिए 44th अमेंडमेंट आया 1978 वाला। उसने क्या किया? उसने ये बोल दिया, तो पहले बस ये लिखा था कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी,
अब उसमें कंडीशन ऐड कर दी, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन कम्युनिकेशन बाय द कैबिनेट। अगर लिखित में बाकी मंत्रिमंडल एक पत्री नहीं भेज रहे हैं प्रेसिडेंट की ओर, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के फोन से डिक्लेयर तो हो गया, बाकी को पता ही नहीं। ठीक है, तो सबकी सहमति से होगा, ये एक मेजॉरिटी डिसीजन होगा। इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन रूल, इट इज मेजॉरिटीज रूल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रूल करती है, समझे? कब बदलाव हुआ ये? 44th अमेंडमेंट 1978, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को भी खत्म किया था, उस टाइम हुआ ये। क्लियर है इतना? जुडिशियल पावर्स भी होते हैं प्रेसिडेंट के पास, जाते हैं ना लोग जो फांसी पे लटकने वाले होते हैं, वो जाते हैं माफी दे दो साहब, ठीक है? तो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एडवाइस किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, समझ गए? तो लोग ये ना समझने लगे कि एक नया कोर्ट ऑफ अपील है। ये एक्सट्रीम पावर है, ये तब एक्सरसाइज होता है जब कोर्ट के हाथ बंधे होते हैं, या फिर एविडेंस डिसीजन लेने के बाद आया, अब रिव्यू करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब लास्ट रिजॉर्ट है ये। तो ये प्रेसिडेंट के जुडिशियल न्यायिक पावर्स है ना, जुडिशियल पावर्स है। क्लियर? हर चीज प्रेसिडेंट किसकी सलाह से करते हैं? वो सलाह है क्या? कायदे से वो आदेश है, और उसको एडवाइस लिखते हैं, क्योंकि अदब नहीं, हाईएस्ट ऑफिस को आप सलाह दे सकते हो। ठीक है, वो ही इज द हेड ऑफ इंडिया ना, हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, प्रेसिडेंट पे केस हो सकता है क्या क्रिमिनल मैटर पे? मान लो गाड़ी चलाते चलाते अभी प्रेसिडेंट है, किसी को उड़ा दिए, केस होगा? नहीं होगा। जब तक वो ऑफिस में है तब तक नहीं होगा। वो सिविल सूट के लिए, सिविल क्रिमिनल मैटर में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं होता। ठीक है, गलती किसकी है? गलत हमेशा मंत्रिमंडल होता है, राजा कभी गलत नहीं होता। इसीलिए राजा के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। प्रेसिडेंट है कौन? गवर्नर है कौन? राजा ही है ना। आर्टिकल 361 पढ़िएगा। इम्यूनिटी मिलती है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, किसके तहत? क्रिमिनल केसेस नहीं चल सकते, सिविल केसेस चल सकते हैं, 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने टैक्स गलत फाइल कर दिया अपना, सिविल केस बनेगा 2 महीने का, क्रिमिनल केस नहीं बन सकता। चाहे गोली मार दो, चाहे उड़ा दो, चाहे जो कर दो, ऐसे ऐसा होता तो नहीं है, एग्जैजरेट कर रही हूं मैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए नहीं चल सकते। हेड ऑफ इंडिया है वो, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो पोजीशन कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। उस पोजीशन पे जो बैठा है ना, जब तक वो बैठा है तब तक वो खुद ही राजा है, और वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। ठीक, चलो। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर्स होते हैं, है ना? हम्म हम्म मैंने इशू फॉलो नहीं किया, ये वाला क्या हुआ था? बिल थोड़ी पास हुआ था, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन सदन में रेज किया गया था। अच्छा, वीटो तब लगेगा जब कोई बिल पास हो रहा है, दोनों सदनों से पास हो चुका है, जो भी मेजोरिटी है उनकी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई वीटो पावर नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना ही है। मनी बिल में कोई वीटो पावर नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना ही है।
प्रेसिडेंट से पहले सिग्नेचर हो क्या आता है। ये जो स्टेट में चेंजेस होते हैं कोई वीटो पावर नहीं है, ये होगा ही। बाकी जो बचे ऑर्डिनरी बिल है ना, या तो कंप्लीटली मना कर दिया नहीं पास करता जा, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, मैं बता दूं आपको हिंदी में ना, पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसको हिंदी में भी वीटो ही बोलते हैं, है ना। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको बोलते हैं पूर्ण वीटो। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, जिसको बोलते हैं योग्य वीटो। एब्सोल्यूट मतलब सीधा सीधा मना कर देना, नहीं पास करूंगा, कुछ नहीं कर सकते, मना कर दिया। दूसरे में क्या किया, सस्पेंसिव वीटो में या योग्य वीटो में एक बार भेजे वापस, इस पर जरा सोच विचार कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए कि ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, आप इस पर जरा सोच विचार करिए। दोनों हाउसेस चाहे सोच विचार करें या ना करें, अगर फिर से वापस भेज दिए तो प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही पड़ता है। तो सस्पेंसिव वीटो कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए ना रोक देता है, वो सिर्फ ना दिशा दिखाना चाह रहा है कि अगर देख सको तो देख लो, ये बदलाव मैं सजेस्ट कर रहा हूं कर लो, करना ना करना हाउस के ऊपर है, सदन के ऊपर है, कर दिया वेल एंड गुड, नहीं किया वैसे ही वापस भेज दिया, प्रेसिडेंट को दूसरी बार साइन करना ही पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को पॉकेट वीटो ही बोलते हैं। क्या किया, जेब में डाल दिया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समय सीमा तय नहीं है। क्यों तय नहीं है कि बिल एक हाउस से दूसरे हाउस गया, दूसरे हाउस से प्रेसिडेंट के पास भी गया, प्रेसिडेंट को कितने दिनों में उस पे सिग्नेचर करना है, इसकी समय सीमा तय नहीं है। तो प्रेसिडेंट को अगर कोई बिल कंट्रोवर्शियल लग रहा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं मान सकते, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रेशनरी पावर लगाते हैं। क्या करेंगे, जेब में डालेंगे, मना भी नहीं कर सकते, है ना, करता हूँ करता हूँ करता हूँ, ठीक है करता हूँ, ठीक है कुछ देर में करता हूँ। यू हैव टू बी एन एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। किसने किया था ये, किसने हुआ था ये, राजीव गांधी ने। एक तो पेप्सू बिल, पंजाब वाला बिल, उसको राजीव गांधी ने, सॉरी राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उन्होंने तो एब्सोल्यूट कर दिया था। यानी जेल सिंह ने, उन्होंने राजीव गांधी का एक ये पोस्ट ऑफिस वाला बिल आया था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाला बिल आया था, जिसमें ये था कि पोस्ट की प्राइवेसी को ना, पोस्ट में क्या है क्या जा रहा है उसको गवर्नमेंट खोल के चेक कर सकती है, तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी था। इसको उन्होंने ना मना किया ना लौटाया, जेब में भर लिया, बोले रहे करते करेंगे करेंगे करेंगे, और उसका, और बिल बिना प्रेसिडेंट के साइन हुए ही उनकी संसद का समय पूरा हो गया। जब संसद का समय पूरा हो जाता है तो बिल भी डूब जाता है, लैप्स हो जाता है, लैप्स हो गया। अब जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको वापस भेज दिया रिकमेंडेशन के लिए, और अब दूसरे की सरकार आ गई, ऑब्वियसली उसने उसको खत्म कर दी। पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल ये है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, पॉकेट वीटो किया किसने, जेल सिंह ने। ठीक, नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्यूट मतलब उसने मना ही कर दिया, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ही हो सकता है, नहीं
आएगा ना, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मन करेगा वो दोबारा भेजेंगे। अच्छा, जब ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो क्या उसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है? 6 महीना नहीं, 6 हफ्ता। तो जब 6 वीक्स, तो सुनिए, जैसे प्रेसिडेंट ने आज, पार्लियामेंट नहीं है, संसद नहीं है, छुट्टी चल रहा है सबका, कोई जरूरी इशू आया तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। प्रेसिडेंट पास नहीं करता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पास करते हैं, पास हो गया। अब कुछ दिन बाद, मान लेते हैं 2 महीने बाद पार्लियामेंट आई, या फिर 10 दिन बाद पार्लियामेंट आई, तो होगा क्या? जिस भी दिन पार्लियामेंट आई है उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस बिल को दोनों हाउसेस से पारित होना पड़ेगा, क्योंकि लेजिस्लेचर का सहमति जरूरी है। अगर नहीं पारित होता है 6 हफ्ते के बाद भी, तो ये ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 वीक्स है ना उसमें टाइम, इसका कंफ्यूजन मत रखिएगा। अच्छा, कोर्ट मार्शल के केस में प्रेसिडेंट के पास माफ करने का पावर नहीं होता ना? नहीं, होता है, होता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? या तो कंप्लीटली माफी दे सकते हैं, या फिर सजा कम कर सकते हैं। फांसी है तो उम्र कैद दे सकते हैं, उम्र कैद है तो टर्म कम कर सकते हैं, अगर बहुत सीवियर पनिशमेंट है तो उसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं। ये सब चेंजेस प्रेसिडेंट कर सकते हैं, इसीलिए उसको जुडिशियल पावर बोलते हैं। अब जितने भी डिसीजन सरकार लेती है, एग्जीक्यूटिव लेती है, लेता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक सीमा तय है, कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, साइज तय है उनका, कितना होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज जो है वो टोटल हाउस के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है, 545 है हमारी, उसका 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। कितना? 15%। ये चेंज कब किया गया था? तो ये चीज ऐड ही हुई थी 91st अमेंडमेंट 2003। ठीक है, और कोई एक मंत्री जिम्मेदार नहीं होता, पूरी कैबिनेट एक साथ जिम्मेदार होती है। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक चाल पे चलेंगे, एक ताल से चलेंगे, कोई अलग बजा उसका बाय बाय हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इट इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव को क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव, सामूहिक जिम्मेदारी। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, ये वाला प्रण होता है इनका। या तो पूरा तैरेंगे तो साथ तैरेंगे, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। वी सिंक एंड स्विम टुगेदर। कोई एक बचेगा बाकी डूबेंगे, ये वाला सिस्टम नहीं। इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजाइन एक नहीं करता, रिजाइन सारे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन। लेकिन मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की कोई नया मंत्री आया है, रोल मार रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं, उस मंत्री के बदले दूसरा मंत्री ला सकते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो चेंज करना। जैसे बीच में हमने सुना ना
कि पहले स्मृति ईरानी पिछले उसमें पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थी, फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गई उसी 5 साल के ड्यूरेशन में। तो पोर्टफोलियो चेंज कर देते हैं। जैसे एक बार शशि थरूर ने कोई प्लेन वगैरह में जो इकोनॉमी क्लास होती है ना, उसको शायद कैटल क्लास बोल दिए थे, कि जैसे गाय बैल जैसे भरे रहते हैं ना, वैसे उतनी भीड़ जैसे इकोनॉमी में भरे रहते हैं, ऐसा कुछ उनका मतलब कुछ और था, मतलब कुछ और निकल गया, मीडिया में हंगामा हो गया। तो मनमोहन सिंह ने इंसिस्ट किया कि आप ना मिनिस्टीरियल पोजीशन से क्विट कर दीजिए। तो क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बंद हो गए? नहीं, वो बस मंत्री नहीं रहे। तो मंत्री होने में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने में अंतर है। मंत्री कौन है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा है। बाकी सब कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाकी नेता है, मंत्री नहीं। समझे? क्लियर? इसको बदल सकते हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं जितना भी मंत्रिमंडल है वो कब तक बैठेगा? जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वर्ड यूज करते हैं ना। जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक कोई मंत्री है। जिस दिन प्रेसिडेंट की इच्छा खत्म, मंत्री खत्म। प्रेसिडेंट की इच्छा से मतलब है हमारा इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की इच्छा। जब तक उनसे बन रही है तुम्हारी, तुम मंत्रिमंडल में हो। जिस समय बननी बंद हुई, टाटा बाय बाय, कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी तो है उनके पास, 301 सीट है, तमाम है मंत्री बनाने के लिए, सब खुशी खुशी बनने को तैयार है। एमपी से बड़ा मंत्री होता है, मंत्री बहुत बड़ा होता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखते हैं, प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखते। लिखोगे क्या अपने आंसर में? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का हिंदी होता है राष्ट्रपति का सुख। राष्ट्रपति की खुशी। प्रसाद पर्यंत। समझ गए? बाकी मंत्री किसके सिफारिश पे आते हैं? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे वही आएंगे। ठीक। अच्छा, एक और होती है जिसको बोलते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल और कैबिनेट में कोई अंतर नहीं बताया गया। इनफैक्ट जो वर्ड कैबिनेट है वो भी एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, वो भी इमरजेंसी में, आर्टिकल 352 के अंदर, के कैबिनेट लिखित में देगा। अगर लिखित में नहीं दे रहा है तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा जहां पे भी वर्ड यूज हुआ है, ये हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल। और कोई अंतर भी नहीं है, संविधान अंतर भी नहीं करता। अंतर कौन करता है? हम। तो जो बहुत सीनियर मोस्ट लीडर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पदों पे हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो कैबिनेट वाले हो गए। बाकी सारे दूसरे कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के ना, कह सकते हो आप, असिस्टेंट जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पद गिरता रहता है, लेकिन ये सब किसका पार्ट है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये अरेंजमेंट क्या कहीं मेंशन्ड है? नहीं। कौन डिसाइड करता है कि किसका पद कितना बड़ा? पीएम डिसाइड करता है। ठीक है, कौन बड़ा मंत्री बनेगा, कौन बड़े डिपार्टमेंट का मंत्री है, कौन छोटे डिपार्टमेंट का मंत्री है। और मंत्रियों के बीच में जो अंतर है, क्लास है, बन गया ना, यहाँ पे भी एक हायरार्की आ गई। ये कौन तय करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। संविधान में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है, सारे मंत्री बराबर है। इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी तो यही बोलते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो जब चीफ जस्टिस बताने, चीफ जस्टिस का काम क्या होता है? बेंच बनाना। बेंच बनाना मतलब कौन से केस में कौन से जज बैठेंगे। लेकिन बोला ऐसा जाता है कि बाकी जजेस के साथ चीफ जस्टिस समान पोजीशन पे है। क्या एक्स्ट्रा पावर है उनके पास? ये तय करना कि कौन सी बेंच किस केस को हियर करेगी। और जजेस के जब अपॉइंटमेंट होता है, जजेस जब चुने जाते हैं, तब चीफ जस्टिस का रोल है। और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस का भी रोल है, 3 और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज लगते हैं। अदरवाइज वो और बाकी जज बराबर है।
समझे? अब जैसे हम जब संविधान बना रहे थे, कमिटी बनी थी, वैसे ही जब देश भी चलाना होता है ना, तो हर कोई हर काम नहीं करता, कमिटीज बना देते हैं। ये कमिटीज, इनको बोलते हैं कैबिनेट कमिटीज, ठीक है? तो ये अंदर गवर्नमेंट का काम करती है, सरकारी काम करती है। कुछ पार्लियामेंट की भी कमिटीज होती हैं, उनका क्या काम होता है? संसद की जो कमेटी होती है उनका क्या काम होता है? ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट की चेक करनी होती है। तो जब गवर्नमेंट के बिल को स्टडी करना होता है या गवर्नमेंट की चीजों को चेक करना होता है, उस टाइम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज या तो अलग अलग या मिलके कुछ कमिटीज बनाते हैं, उनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है? वो किसका काम करती है? संसद का। कैबिनेट कमिटीज किसका काम करती है? गवर्नमेंट का। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है वो गवर्नमेंट को चेक में रखती हैं। जैसे वो जो हमारे क्या, वो जिनकी रिपोर्ट जाती है उनके पास, कौन सी कमेटी है? एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं ना, तो हमारे पास एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। ऑडिटर जनरल अकाउंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक रुपया जो खर्चा हुआ है उस सब का हिसाब किताब लगाते हैं और उस हिसाब किताब में गड़बड़ी लाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो एक एक रुपया खर्चा हुआ उसका हिसाब किताब करते हैं, गड़बड़ी दिखाते हैं। जब भी गड़बड़ी हो जाती है तब एक कमेटी बैठती है पार्लियामेंट की, जिसको हम पब्लिक अकाउंट, पब्लिक मतलब सरकारी, अकाउंट मतलब अकाउंट, कमेटी मतलब कमेटी, अकाउंट मतलब वही अकाउंटेंसी वाला काम, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये जांच पड़ताल करता है। अब ये कांड होने के बाद है, लेकिन मीडिया में जाएगा ना, हल्ला होगा। जैसे कोल स्कैम, ये 3G वाला जो स्कैम था, ये कोयले वाला जो स्कैम था, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने ही गड़बड़ी बताई है, देखो गड़बड़ी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो बंटवारा हुआ था, जो आवंटन हुआ था, उसको रद्द कर दी, सब चीज को। बोले फिर से करोगे, ट्रांसपेरेंटली करोगे। क्या करते हैं? अपने चाचा मामा बुआ फूफा कजन ब्रदर सिस्टर बांट दिए। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, करप्शन था। इसको पॉइंट आउट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दी। अब ऐसा कभी कभी होता है कि लोकसभा एक ऑर्डिनरी बिल है, मामूली मामला है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का मत एक जैसा बैठ नहीं रहा है, पर सरकार को लगता है ये जरूरी बात है। तो क्या करता है प्रेसिडेंट? ज्वाइंट सिटिंग, दोनों को कंबाइन करके बैठा लेंगे। उस टाइम उस मीटिंग को हेड कौन करेगा? स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन? स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर हेड करेंगे। कितनी मेजोरिटी लगेगी उसमें भी? सिंपल मेजोरिटी, जितने आए हैं उसका हाफ से एक ज्यादा, ठीक है? अब सेंटर और स्टेट में जो पावर्स का बंटवारा हुआ है वो मेंशन कहाँ है हमारे? कौन सी अनुसूची में मेंशन है? 7वीं, 7th शेड्यूल में मेंशन है। क्या सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर्स है ना उसका बंटवारा 7th शेड्यूल में मेंशन है। कितनी सूचियां हैं? 3। एक केंद्र की सूची यूनियन लिस्ट, एक स्टेट की सूची स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों बिल बना सकते हैं। क्या किसमें? 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल। जनरली क्या होता है हमारा, देखिए एक्सेप्शन हर जगह है। यूपीएससी में या बाकी स्टेट पीएससी में कोई क्वेश्चन आया ना कि ये चीज ऐसी ही रहती है, हमेशा गलत है। हर जगह एक्सेप्शन है। कोई बोले कि सारे मेटल सॉलिड रहते हैं, मर्क्यूरी एक एग्जाम्पल है ना?
कोई बोले कि सारे जो सांप होते हैं अंडे देते हैं, एनाकोंडा एक एग्जाम्पल है, पाइथन एक एग्जाम्पल है, ठीक है, अंडे नहीं देता, उसके लाइव बच्चे होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हर जगह है, तो एक्सेप्शंस यहाँ भी है। यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? ओनली पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बना सकता है? कायदे से ओनली स्टेट, बट आएंगे इस पे, बट पे भी आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में कायदे से दोनों, बट हर वो चीज जो यूनियन लिस्ट में मेंशन है उसमें केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। हर वो चीज जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है उसमें कायदे से केवल विधानसभा नियम या कानून बना सकता है। लेकिन और हर वो चीज जो इसमें मेंशन है उस पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र का अपना पहले से लॉ बना हुआ है, सेंटर का लॉ बना हुआ है, तो स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता इस लिस्ट में जो सेंटर के लॉ के अगेंस्ट जाए, ठीक है, जो इसका ऑपोजिशन करे। लेकिन मान लेते हैं सिचुएशन ऐसी है कि बनाना पड़ेगा, उस टाइम प्रेसिडेंट अगर हाँ बोल दें, तो प्रेसिडेंट अगर उसको सहमति दे दें तब ये ऐसा कानून बना सकता है। किसकी सहमति से? प्रेसिडेंट की सहमति से, ठीक। स्टेट का हर कानून, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उस पे कानून केवल राज्य की विधानसभा ही बना सकती है। बट अगर राज्यसभा को, ध्यान से सुनिएगा, अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि देश के हित में जरूरी है, तब राज्यसभा परमिशन देती है। किसको? पार्लियामेंट को। कैसे परमिशन देगी? तो जैसे राज्यसभा बोलती है कि किसानों के लिए जो जमीन वाला इशू है, जमीन किसका सब्जेक्ट होता है? स्टेट का। जमीन एक ऐसा इशू है, स्पेशली खेती वाली जमीन, जिसपे हम चाहते हैं कि केंद्र एक ऐसा लॉ बनाए जो पूरे देश के लिए वैलिड हो। परमिशन देगी कौन? राज्यसभा, क्योंकि स्टेट के लिए है ना। राज्यसभा परमिशन देगी। कितनी मेजोरिटी लगेगी उसमें? तो उसमें लगेगी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हैं और वोट करने के लिए तैयार हैं, उसका 2/3। ये मेजोरिटी से अगर राज्यसभा उसको पास कर दे तो उस पर्टिकुलर विषय पे पार्लियामेंट कानून बनाएगा। क्लियर? एक्सेप्शन है इसमें भी, ये एक्सेप्शन है। कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 249। एक्सेप्शन कौन सा है? अंडर आर्टिकल 249। चलता है। कॉन्करेंट वाला बताओ फिर से? बट वाला बता दो। दोनों बना सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं सेंटर का ऑलरेडी कोई नियम उस सब्जेक्ट पे बना हुआ है, जैसे एजुकेशन। गवर्नमेंट की एक एजुकेशन पॉलिसी है, सेंटर ने ऑलरेडी नियम बना के रखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। स्टेट उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा है, मान लेते हैं स्टेट बिल में कि उसमें 8th नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है 6th तक पढ़ें, ऐसा कोई चेंजेस, इमेजिनरी सिनेरियो बता रही हूँ ना, ऐसा कोई चेंज करना चाहता है तो वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक सेंटर का बिल बना हुआ है, ठीक है। अगर उसको चेंज करना है तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंटर की। जिसके खिलाफ जाना है और जो बड़ा आदमी है इसके खिलाफ जाना है तो इसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये हाँ बोल दे बना लो, अगर इसमें कोई इसका कोई मामला ही नहीं था तो आप कैसा भी बिल बना सकते थे इसमें। क्लियर? क्लियर? शेड्यूल 8 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है?
कितनी? 22। ठीक है, आप उनमें से किसी भी एक भाषा में अपना यूपीएससी का पेपर दे सकते हैं। क्लियर? आजकल के नोटों में कितनी आ रही है लिख के? कितनी भाषा आ रही है? हर नोट में अलग अलग होती है, 14 या 15 होती हैं। 15। तो इसमें क्या लिखा है? 15 अलग अलग भाषाओं में लिखा है 100 रुपए, 100 रुपये, 100 रुपया, शतम रूप्यकाणि, संस्कृत में भी लिखा है। ठीक है, क्लियर? 15 भाषाओं में। क्या इंग्लिश शेड्यूल 8 का पार्ट है? क्या इंग्लिश शेड्यूल 8 का पार्ट है? क्या अंग्रेजी शेड्यूल 8 का पार्ट है? यही क्वेश्चन में तो फंसते हैं, इसी में तो गलत करके आते हैं। इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ शेड्यूल 8। हो तो रहा है अंग्रेजी में, अंग्रेजी प्लस बाकी माध्यम। तो आसामीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी हिंदी कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, नेपाली ना, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। हाँ हाँ, उनको डायलेक्ट बोलते हैं ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जिनका लिटरेचर वेल स्टैब्लिश्ड है उनको रिकॉग्नाइज करता है शेड्यूल 8। इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है। हो गया? मनी बिल पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 84 क्या बोलता है? क्या मंत्री जी वोट कर सकते हैं? वो तो पास होना ही चाहिए ना। क्या मंत्री वोट कर सकते हैं? क्या ना मिनिस्टर वोट? क्यों? अब बिल पारित हो रहा है, मंत्री जी क्यों वोट करेंगे? कोई लाया है कॉन्स्टिट्यूशन आज? नहीं लाया। लाया? अच्छा, रुको बता रही हूँ मैं। 84 नहीं, रुको बता रही हूँ। ऊपर का सब गायब हो गया। कौन सा आर्टिकल है? 80 है। Right of ministers and attorney general shall have the right to speak and take part in proceedings of the house and any committee or joint sitting of the house, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. मंत्री जी और आपके जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो वोट नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? आर्टिकल 76, सरकार के वकील। सरकार के वकील, सरकार के वकील है ना,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वकील है, हाँ प्रेसिडेंट चुनते हैं। बेसिकली ये वो होते हैं जो सरकारी फेवरेट वकील होते हैं, उनको अटॉर्नी जनरल बना देते हैं, सरकार के सारे केसेस ये लड़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है 76, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल सिलेक्ट होते हैं। आर्टिकल 88 है जिसमें लिखा है कि अटॉर्नी जनरल भी वोट नहीं कर सकते संसद में, और मंत्री जी भी वोट नहीं कर सकते। मंत्री जीओ की तभी तो संख्या 15% तय हुई है, मैक्सिमम 15% है, 15% से ज्यादा सीमा नहीं हो सकती। तो 301 के 15% कितने होते हैं? नहीं, वो एक ही बार खुद के लिए वोट कर सकते हैं, वो वोट लेते समय। ठीक है, उसके बाद नहीं। बिल तो वही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो कैसे वोट करेंगे? सहमति तो उनकी ऑब्वियसली है ही है। अब आते हैं जुडिशरी पे। ठीक, न्यायपालिका। हाँ, ऑडिटर जनरल, हाँ, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपके वो होते हैं जो हिसाब किताब रखते हैं, सरकारी हिसाब किताब। ठीक है, वो भी आईएएस ही होते हैं। अटॉर्नी जनरल लॉयर होते हैं, किसके? गवर्नमेंट के। ठीक है, उन्हें हर कोर्ट में ऑडियंस मिलेगी, फर्स्ट लॉयर होते हैं कंट्री के, लेकिन वोट नहीं कर सकते। कमेटी में भाग ले सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं ले सकते क्योंकि सरकारी वकील है। और जब सरकार बदलती है तो अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, वो रिजाइन खुद ही कर देंगे। अपॉइंट कौन करता है उनको? प्रेसिडेंट। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 76। कल चले टेस्ट के लिए पढ़ लिया आप लोग? पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी तक, बस पार्ट 4A तक। तो कितने हो गए? 5। और स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है सेलिएंट फीचर प्रियम्बल, वो बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तमिलनाडु वाली बुक पढ़िए ना, उसमें समझ आ जाएगा। उसके अलावा आपको दूसरी हिस्ट्री की किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, बस पुराने साल के क्वेश्चन घटना चक्र कर लीजिए और तमिलनाडु की हिस्ट्री वाली बुक पढ़ लीजिए। तो घटना चक्र में जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है ना, वो बीच से बाद से शुरू होता है, पहले एंशिएंट मिडिवल है, उसको स्किप कर देना, पहले मॉडर्न कर लेना, है ना। तमिलनाडु क्लास 12th। हम्म, शेयर कर दी मैंने आपके साथ, आप शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। ये इंग्लिश में मिलेगी और तमिल में मिलेगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तमिलनाडु है ना, ये किताब अच्छी है बेसिक्स के लिए। कितने पन्ने काम के इसमें? पहले से लेके आपके पहले के 20 चैप्टर काम किए, मतलब पहला पेज से लेके पेज नंबर 16 तक, 116 तक, 116 तक। 20 चैप्टर है, ज्यादा पन्ने नहीं। और देखो आप लिखा कितना छोटा छोटा है, भेज दिए सबको। तमिल में है मैडम, कैसे होता है? वैसे भाषा सरल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तमिलनाडु की है ना, तो सिर्फ तमिल में मिलेगी ये, और ये सिर्फ मिलेगी इंग्लिश में। इसकी अगर आपको एंशिएंट मिडिवल पढ़नी है ना, तो 11वीं वाली भी भेज देती हूँ आपको, उसमें एंशिएंट मिडिवल दोनों दिए हैं। ये पहले 20 चैप्टर और एंशिएंट और मिडिवल के 20 चैप्टर,
और देखिए आप किताब अगर खोल के देखे होंगे आप, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, वो 116 पन्ना, कायदे के हैं 50 पन्ने, आप उसे 4-5 घंटों में पूरी किताब पढ़ सकते हैं। और कोई फालतू बात नहीं लिखी है, सब काम के फैक्ट्स लिखे हैं। इसको कर लो, घटना चक्र कर लो, ये समय घटना चक्र देता है। क्योंकि लास्ट टाइम है ना, मतलब टाइम कम बचा है ना, लास्ट टाइम 11th आवर बोलते हैं इसको। तो हम्म, देखिए एक किताब मैंने भेज दी आपको, उसमें 11th और 12th कंबाइंड दी है, 672 पन्ने। अभी भेजी, अभी भेजी। इतना मत घबराया करिए, समय है, 72-71 दिन। भेज तो दी हूँ। अरे बाबा रे बाबा, नहीं अभी अपलोड नहीं हुआ, हो रहा है। हो रहा है अपलोड, 670-72 पन्ने। चलिए न्यायपालिका पे आते हैं, इसलिए हो रही है तब तक। कैसी है हमारी जुडिशरी, कोई बंटवारा हुआ है? कोई जुडिशरी का बंटवारा हुआ है क्या, जुडिशरी में पावर्स का? तो जुडिशरी को हम बोलते हैं कि हमारी जुडिशरी एक ही है, इंटीग्रेटेड है। जैसे स्टेट का पावर अलग है ना, सेंटर का पावर अलग, ऐसे जुडिशरी में नहीं है। वही केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाएगा, वही अपील में हाई कोर्ट जाएगा, वही अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे देश के लिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हर स्टेट में अलग है। लेकिन अगर आप अमेरिकन व्यवस्था देखोगे ना, तो हर स्टेट में अपना लोअर कोर्ट, अपना हाई कोर्ट, अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। सेंटर का लोअर, सेंटर का सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। हर स्टेट की अपनी खुद की व्यवस्था है, तो ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे पास पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका है, जिसमें सबसे ऊपर वाले ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट पे है हाई कोर्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में है सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। मैं ना लिंक भेज देती हूँ आपको, बेटर होगा। चलिए हो रहा है। कितने जज हैं एट प्रेजेंट? कितने जजेस है सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट? तो हमारे ऊपर सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट, नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं इनको। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्टली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया तो अपील करके सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है। कितने हाई कोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट इंडिया में? हम्म, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। हाई कोर्ट कितने हमारे पास? हर यूनियन टेरिटरी का भी एक हाई कोर्ट होता है, याद रखिएगा। हाँ, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, कितने हो गए? कितने हाई कोर्ट हो गए हमारे पास? 8 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स हैं। हाई कोर्ट कितने हमारे पास?
हमारे पास 25 हाई कोर्ट है। तो कुछ स्टेट्स आपस में हाई कोर्ट को शेयर भी करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना स्पेशल हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब का भी हाई कोर्ट है, हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ का भी हाई कोर्ट है। मुंबई का जो, महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, वो लक्षद्वीप का भी केस सुनता है। कैलकाटा हाई कोर्ट जो है वो अंडमान एंड निकोबार का भी केस सुनता है। मद्रास हाई कोर्ट जो है वो पुडुचेरी का भी केस सुनता है। और ये जो दादर नागर हवेली दमन एंड दीव है, इसके केसेस बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं। और स्टेट्स आपस में हाई कोर्ट शेयर भी करते हैं। ठीक है, लिस्ट चाहिए आपको तो लक्ष्मीकांत में दी। हाँ हाँ। है? हाँ इलेक्शन में, हाँ। उसमें यूनियन टेरिटरी के केसेस 3, कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इलेक्शन, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली है पर वहां भी वोटिंग हुई नहीं है ना, बनी नहीं है ना, तो जब तक वो बन नहीं रही है तब तक नहीं है, वरना वरना वो भी एलिजिबल है। ठीक है, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ का ही ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट का, जैसे अभी हमारी जो विधानसभा है वो निलंबित है ना, सस्पेंडेड है, डिसॉल्व हो चुकी है और नई विधानसभा बनी नहीं है। अभी 3 दिसंबर के पहले, कल ही प्रेसिडेंट का अगर चुनाव हो जाए और छत्तीसगढ़ से कोई जाए ना वोट करने, तो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड होगा? नहीं। अगर कोई असेंबली सस्पेंडेड है तो उसका प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग वोट नहीं करेंगे, बाकी सबके वोट काउंट होंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, फॉर टाइम भी, और जब बन जाएगी असेंबली तो वो भी करेंगे। सारे कितने कितने मैटर्स होते हैं? सिविल, क्रिमिनल, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें संविधान की समझ की रिक्वायरमेंट है, तो वो केस कहाँ जा सकता है? तो वो केस सबसे पहले हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट के बाद अपील में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। समझे? तो हाई कोर्ट भी संवैधानिक मामलों में संविधान को इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा हमें लगता है ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, नहीं, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। वो चैलेंज हो सकता है वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कर सकता है। जितने सिविल केसेस होते हैं ये डिवोर्स विवोर्स वाले, ये कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। पसंद आया है तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो अपील पे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये अपील वाले सिस्टम ने, उसको अपील ना होकर रिव्यू होना चाहिए, ये अपील वाले सिस्टम ने कोर्ट का जो बर्डन है वो बहुत बढ़ा दिया है ना। कितने केसेस, करोड़ों में केसेस पेंडिंग है इंडिया में। हाँ होता है कि सारे केसेस में अपील होता है, सारे केसेस में अपील होता है, ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें अपील वैलिड नहीं है, प्रोवाइडेड लोक अदालत में अगर केस गया तो। लोक अदालत क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोर्ट के बाहर है। लोक अदालत को हम आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं, मतलब बातचीत करके सुलह कर लो आप। अगर लोक अदालत में केस चला और मामला वो हो गया, तब अपील नहीं होगा। समझ रहे हैं? लोक अदालत में अगर केस चला, लोक अदालत बने ही इसलिए हैं ताकि जो न्यायपालिका का जो बर्डन है ना, बोझ है ना, इसको कम हो जाए। तो बहुत सारे लोग जिनका केसेस पेंडिंग होता है ना, वो आके लोक अदालत में बातचीत से सुलह कर लेते हैं। ठीक है, क्रिमिनल मैटर भी लेता है, सिविल मैटर भी लेता है ये भी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू देख चुके हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब
जो किसी भी कानून की संवैधानिकता को चेक करता है उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 13। याद है? पढ़े हैं भाई, पढ़े हैं। आर्टिकल 13 यही बोलता है ना कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाओगे जो फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट होगा तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट टाटा बाय बाय कर देगा, खत्म कर देगा। उसी टाटा बाय बाय करने को, उसी को चेक करने को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, है ना। अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। एडवाइजरी मतलब सलाह भी देते हैं। सलाह किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जी अगर सलाह मांगे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट सलाह भी देता है। तो टोटल वोटर्स आपकी इंडियन पॉलिटी की बुक के पेज नंबर 202 में दिए। टोटल वोटर्स हुए इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4023। लिखने की जरूरत नहीं, ये दिया है। देवियों और सज्जनों, ये दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू भी दी है वोट्स की। वोट की वैल्यू कितनी है? 54,30,02,005। ये पॉपुलेशन है 1971 के सेंसस की। वैल्यू ऑफ वोट कितनी आ रही है? 5,43,231। ये टोटल वैल्यू आ रही है वोट्स की, ठीक है। और आपकी लोकसभा और राज्यसभा में हर इंसान के वोट की वैल्यू होती है 700। इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको बस देख लीजिए क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास। सारा देखिए आ गया सारा। 625 में तो पन्ना तो देखो बेटा, वो तो पन्ना ही नहीं कहलाएगा, वो पन्ना कहलाने योग्य नहीं है, वो टेलीग्राफ है। ये टेलीग्राफ है, छोटा 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 जो प्रेम संदेश है ये पन्ना कहलाने लायक नहीं है। आप मॉडर्न इंडिया से जरूर कर लेना, मॉडर्न इंडिया। हाँ, एंशिएंट का अगर आपको लग रहा है कि घटना चक्र से ही बन जाए तो वही कर लो, समय कम है तो, क्योंकि अब समय कम है। 70 दिन 24 सब्जेक्ट है, 71 दिन। आज का दिन तो गया है ना, कुछ तो पढ़े। इसको ना ऑडियो बुक बना के इसके पीडीएफ भेजी हूँ ना, नहीं भेजी हूँ, अभी भेज देती हूँ भाई। इंग्लिश में ही मिला है मेरे को, हिंदी मेरे को मिला नहीं है। ऑडियो बुक कैसे करते हैं? ऑडियो बुक वाले ऐप्स आते हैं, उसको पीडीएफ डाल दो, अपने आप पढ़ना शुरू कर देगी या देगा। या अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है तो विंडोज एज जो होता है ना, उसमें जब आप पीडीएफ खोलोगे ना तो एक माइक वाला ऊपर बटन आता है, उसको दबाओगे, भाषा सेलेक्ट करोगे, स्पीड सेलेक्ट करोगे, वो अपने आप पढ़ना शुरू कर देगी। देखिए भेज दिया मैंने आपको, इंग्लिश में है और इसका एक एडिशन पुराना है, नया एडिशन नहीं है, ठीक है। जब कहीं गए थे? अच्छा,
अच्छी लग रहा है, रोज ही अच्छे लगते हैं, आज ज्यादा अच्छे लगे। किताब भेजी मैंने, हिंदी में नहीं मिली मेरे को, हिस्ट्री भेज दी मैंने, हिस्ट्री एक बार आप देख लीजिएगा, मॉडर्न तो कर ही लीजिएगा, पहले 20 चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर पढ़ा हुआ है तो, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो समय लगेगा। मॉडर्न और छत्तीसगढ़ का मॉडर्न, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री तो छोड़िएगा ही मत, वो हो चुका है ना आप लोगों का, उसको रट डालिए, और इंडिया का मॉडर्न इंडिया इससे कर लो, घटना चक्र लगा लो, खत्म। एंशिएंट मिडीवल आप छोड़ भी देते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी कर लो, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री कर लो, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी किसमें, क्वेश्चन पेपर जो आता है, मटेरियल आता है, हाँ पढ़ लीजिए। तो हरिराम पटेल अच्छी किताब है वैसे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरा छत्तीसगढ़ उसी को पढ़ रहा है। 3 तो उसमें 3 हो गया ये। आते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन इकोनॉमी की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल बजट पढ़ना, जीडीपी होता मतलब क्या है उतना समझ लो, कैसे पढ़ोगे, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ हाँ वो अच्छी है मैम, उसमें कॉन्सेप्ट है, छोटे-छोटे पॉइंट्स दे रही है, समझ जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पता है पूछता क्या है, वो पूछेगा आपसे डेटा, पूछेगा आपसे नंबर, वो हर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट पूछेगा, उसको रटना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सर्वे से ही पूछेगा वो, तो सर्वे ना, तो आप उसको ना आधा आधा चैप्टर रीड करते जाओ, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, उसके सवाल लगाते जाओ। शंकर गणेश तो मैंने ही बताई है, पुराना वाला एडिशन जिसके सिर्फ 104 पन्ने, पुराना एडिशन शेयर हुई है, नहीं शेयर की है, भेज दूंगी इसको भी, वो भी साउथ इंडियन ऑथर है, तो वो भी लिखते ही हैं केवल अंग्रेजी में। हम्म
loans